जब पोलन ग्रेन एंथर के अंदर मैच्योर हो चुके होते हैं तो ये एंथर बस्ट हो जाता है, पोलन ग्रेन बाहर आ जाता है। बेटा पोलन किट जरूरी नहीं मिले से, बेटा प्रोटेक्शन तो इसको पोलन नहीं कर रही, तो एडवांस है, किसी के अंदर मिल रहा है किसी के अंदर नहीं मिल रहा। बहुत सारे तो ऐसे हैं जिनके अंदर एग्जाम ढंग से बनती ही नहीं है। तो है, वो तो भाई बायोलॉजी है ये। सभी इंसान के अंदर दो आंखें नहीं है, मतलब सभी इंसान की, सभी ऑर्गेनिज्म के पास दो आंखें नहीं। जरूरी नहीं अल्ट्रावायलेट से नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं, इसको पोलन कर लेगी थोड़ा बहुत। अपने अंदर कौन सी भाई पोलन किट है, अपने अंदर अलग मैकेनिज्म है, समझ पा रहे हो? हम भी तो अल्ट्रावायलेट से प्रोटेक्शन करते ही है ना, हमारा भी तो होता ही तो है। क्लियर है? तो सभी के अंदर पोलन किट होना जरूरी नहीं, अमीबा के अंदर भी पोलन किट नहीं, फिर भी अल्ट्रावायलेट से कर ही लेता है वो। चलिए बेटा, अब पढ़ते हैं डीहाइसेंस। डीहाइसेंस का मतलब है एंथर का बस्ट हो जाना। मैच्योर पोलन ग्रेन होने पर, मैच्योर होने पर ये एंथर, ये पोलन ग्रेन बाहर निकलते, जो एंथर से बाहर निकलेंगे तो एंथर क्या होगा, बस्ट होगा, और बस्ट होके पोलन ग्रेन बाहर आएंगे, और इसी बस्ट होने को हम बोलते हैं डीहाइसेंस ऑफ एंथर। अगर हम एंथर का स्ट्रक्चर देखें तो तुम देख चुक रहे होंगे, यहाँ पर लोब्ड दिख रहे होंगे, ये दो लोब्ड है। दो लोब्ड में यहां पर देखोगे तुम, एक ग्रो है, खांच है, ग्रो है। ये जो ग्रो है ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रो है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, और इसी लॉन्गिट्यूडनल ग्रो को हम बोलते हैं स्टोमियम। ये लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रो है उसी को हम स्टोमियम बोलते हैं। जनरली डीहाइसेंस यहां से होता है, जनरली भाई, जनरली बोला है, अब लेके मत बैठ जा सर डीहाइसेंस यहां से नहीं, वो प्लांट में अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन जनरली हम जब कैप्सुला पढ़ रहे हैं तो जनरली उसके अंदर डीहाइसेंस यहां से ही होता है, स्टोमियम से। स्टोमियम क्या है, एंथर के अंदर जो ग्रो बनी है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रो बनी है, इसी को हमने स्टोमियम बोला है, और यहां से ही डीहाइसेंस होता है जनरली। क्लियर बताया था? अब इसको समझिए अच्छी तरह से डायग्राम के, ठीक है? अगर हम एंथर, या अगर हम एंथर का टीएस कट करें तो हमें ऐसा दिख रहा है। हम उस टाइम हमने एंथर का टीएस कट किया है जिस टाइम पोलन ग्रेन मैच्योर हो गए। जैसे पहले पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो मिडिल लेयर, पहले तो मिडिल लेयर अपना पूरा खाना टेपेटम को दे देती है, और मिडिल लेयर सबसे पहले खत्म होती है, शॉर्ट लाइव्ड होती है, कुछ ही दिनों की मेहमान होती है, इम्पीमेरल। फिर उसके बाद टेपेटम भी अपना न्यूट्रिशन माइक्रोस्पोर इमेच्योर पोलन ग्रेन को देते देते पोलन ग्रेन को मैच्योर कर देती है, और टेपेटम भी खत्म हो जाती है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं, पहले मिडिल लेयर खत्म होती है, बहुत पहले खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद टेपेटम खत्म हो जाता है। तो सिर्फ अब हमें कितनी लेयर दिखाई देगी, सिर्फ दो लेयर, एक बाहर वाली एपिडर्मिस, और उसके बाद रे बोलो रे भाई, उसके बाद कौन सी लेयर दिखाई देगी? अरे मैं तो भूल गया हूं, तू बताओ। एंडोथीसियम। कौन सी लेयर दिखाई देगी? एंडोथीसियम। तो बताइए मैच्योर पोलन ग्रेन होने पर एंथर में सिर्फ हमें कितनी लेयर दिखाई देगी? टू लेयर दिखाई देगी। टू लेयर दिखाई देगी। ये टू लेयर दिखाई देगी। सबसे बाहर वाली जो है वो एपिडर्मिस है, और ये है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में हम जानते हैं डिपोशन होता है सेलोज और कैलोस का। मेरे साथ डायग्राम बनाइए, आलसियों, हाथ चलेगा तभी दिमाग चलेगा। कैलोस का डिपोशन, लेकिन जहां पर डीहाइसेंस होने वाला होता है, जिस जगह को हम बोलते हैं स्टोमियम, वहां पर कैलोस का डिपोशन नहीं होता।
वहां पर सेलुलोज फाइबर्स का डिपोजिशन नहीं होता। क्लियर बेटा? ये बातें कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं है। ये यहां पर पोलन ग्रेन बन चुके हैं। अब ये पोलन ग्रेन है, अंदर की तरफ कौन है? पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन मैच्योर हो चुके हैं और इनको अब अंदर अच्छा नहीं लग रहा, बाहर निकलना है इनको और जाना है कहां पर? स्टिग्मा में। बना ही किसके लिए है? स्टिग्मा में जाने के लिए। ये पोलन से क्लियर बताएं। इधर भी पोलन ग्रेन, इधर भी पोलन। टेपिटम नहीं होगा, ये टेपिटम नहीं है भाई, मैंने एक लेयर बनाई, टेपिटम नहीं है, टेपिटम नहीं होगा। ये एंडोथीसियम पूरी की पूरी लेयर है, इधर तक है, पूरा है ये ना, इतना सा आगे पार्ट नहीं है। इनके बीच में यहां पर टिश्यू प्रेजेंट होता है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। समझ पा रहे हैं? ये जो टिश्यू प्रेजेंट होता है और बीच में होता है कनेक्टिव, याद है कनेक्टिव वैस्कुलर सप्लाई। क्लियर है? आप ढंग से सुनना, ये जो सेल्स है, ये सेल स्ट्राइल सेल है, स्ट्राइल टिश्यू है। स्ट्राइल टिश्यू क्यों बोला? क्योंकि जिन्होंने गैमेट्स बनाने थे, जिन्होंने माइक्रोस्पोर बनाने थे, वो उन्होंने बना दिए। अब इनका काम, ये जो बची हुई सेल है, इनका काम मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर ये बनाना नहीं है। ये तो प्रोटेक्शन, ये तो काम और काम कर रही है, हेल्प कर रही है, इन्वॉल्व नहीं है ये। तो इनको क्या बोला है? स्ट्राइल टिश्यू, स्ट्राइल सेल। तो तुम देख पा रहे होंगे ये स्ट्राइल सेल है। तो दो स्पोरेंजियम जो दिख रही है, उनके बीच में हमें स्ट्राइल टिश्यू दिखाई दे रहा है। अरे जो पोलन ग्रेन था, जो माइक्रोस्पोर था, वो किसने बनाया? माइक्रोस्पोर मदर सेल ने। माइक्रोस्पोर मदर सेल किसने बनाई? स्पोरोजेनस सेल ने। और स्पोरोजेनस सेल किसने बनाई? स्पोरोजेनस टिश्यू। तो स्पोरोजेनस टिश्यू तो हम पढ़ चुके हैं। ये जो बच गया है, ये जो बच गया है बाहर, ये क्या है? स्ट्राइल टिश्यू है, स्ट्राइल सेल है। और ये हमें दिखाई दे रहा है स्ट्रोमियम वाले रीजन में बहुत ज्यादा। दो पोलन सेक के बीच में हमें स्ट्राइल टिश्यू दिखाई दे रहा है। ये स्ट्राइल टिश्यू स्ट्रोमियम को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि स्ट्रोमियम वीक है तो सपोर्ट देने का काम कर रहा है। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है बेटा? अब धीरे धीरे मैचुरेशन और आगे बढ़ता है। जब और ज्यादा मैचुरेशन हो जाता है तो उस केस में ये स्ट्राइल टिश्यू खत्म हो जाता है। और ज्यादा जब मैचुरेशन हो जाता है, मैचुरेशन और आगे बढ़ता है तो ये स्ट्राइल टिश्यू खत्म हो जाता है। अब स्ट्राइल टिश्यू खत्म हो जाता है तो ये तो रही एपिडर्मिस और ये रही एंडोथीसियम। ये रही एंडोथीसियम। तो मैं बार बार बता चुका हूं कि स्ट्रोमियम को छोड़ के बाकी जगह में सेलोज, अल्फा फाइबर्स, अल्फा सेलोज के फाइबर्स डिपॉजिट हो जाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक नेचर को होते हैं, वाटर को होल्ड करने की पावर है, वाटर लविंग है। लेकिन जहां स्ट्रोमियम है वहां पर डिपोजिशन नहीं होता, वीक एंडोथीसियम है। ये रहा पोलन सेक। अब ये मैच्योर हो चुके हैं पोलन ग्रेन। तो पोलन सेक भी, दोनों पोलन सेक, एक लोब के अंदर जो दो पोलन सेक थी वो आपस में फ्यूज हो जाती है। स्ट्राइल टिश्यू डैमेज हो चुका होता है। अब दोनों पोलन सेक फ्यूज हो जाती है। तो टोटल अब एंथर के अंदर कितने पोलन सेक दिखाई देंगे? मैच्योर एंथर के अंदर टोटल कितने पोलन सेक दिखाई देंगे? 2 पोलन सेक।
पोलन से क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माइक्रोस्पोर अब मेच्योर पोलन ग्रेन बना चुके हैं। ये पोलन ग्रेन है। क्लियर बेटा? ये बात समझ में आ गई सबको? स्टाइल टिश्यू डैमेज हो चुका है, धीरे धीरे इनके बीच का जो स्टाइल टिश्यू था वो खत्म हो चुका है। अब स्ट्रोमियम को सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। अब स्ट्रोमियम को सपोर्ट नहीं दिया जा रहा मैच्योर होने पर। अब बताइए, ड्राई कंडीशन आएगी, ड्राई कंडीशन आएगी और एंथर के ऊपर गिरेगी लाइट। एंथर के ऊपर गिरेगी क्या? लाइट। अब एंथर के ऊपर लाइट गिरेगी तो होगा क्या? इधर देखिए, हाँ कनेक्टिव तो रहेगा। लाइट गिरेगी तो क्या होगा? इधर देखिए, ये है एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में यह है डिपोजिशन किसका? सेलोज और कैलोज का, मेनली अल्फा सेलोज का। पूरे एंथर में लाइट गिरेगी तो लाइट तो यहां भी गिरेगी भाई, एंडोथीसियम में भी। एंडोथीसियम की कौन सी लेयर से लाइट ज्यादा टकराएगी? आउटर से। तो वाटर लॉस होगा आउटर से, इनर से और टेंजेंशियल वॉल से इतना वाटर लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनर टेंजेंशियल वॉल और रेडियल वॉल के अंदर डिपोजिशन है किसका? सेलुलोज का। किसका डिपोजिशन है बेटा? सेलुलोज का डिपोजिशन है। अल्फा सेलुलोज फाइबर का डिपोजिशन है, कैलोज का डिपोजिशन है। समझने की कोशिश करना। तो वो वाटर को होल्ड कर रहे हैं, तो लाइट गिरने के बाद भी वो वाटर को लॉस नहीं कर रहे हैं। लेकिन आउटर टेंजेंशियल वॉल में कोई डिपोजिशन नहीं है, तो वहां पर वाटर लॉस होगा। वाटर लॉस होगा तो ये सेल जो बाहर की लेयर है वो श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक हो जाएगी। आउटर जो टेंजेंशियल वॉल है वो श्रिंक हो जाएगी। और कौन सा शेप आ जाएगा? कौन सा शेप आ जाएगा? कॉनकेव शेप आ जाएगा। कॉनकेव शेप आने से इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ऐसे हो जाएगी। ऐसे थी पहले, अब ऐसे हो गई। तो ऐसे होती जा रही है, पहले ऐसे थी अब ऐसे हो गई है, तो लेंथ क्या हो गई? कम। बात समझ पा रहे हो? तो एंथर के ऊपर गिरा, तो एंथर के ऊपर गिरा तो ये सारी की सारी लेयर कैसी हो गई है? कॉनकेव। इधर भी कॉनकेव। अरे बात समझ पा रहे हो? तो इधर भी कॉनकेव, इधर भी कॉनकेव। तो बताइए, सरफेस एरिया कम हो रहा है, लेंथ कम हो रही है, तो दोनों तरफ से खींचा हुआ आ रहा है, टेंशन जनरेट हो रही है। इधर से भी खींचा जा रहा है और इधर से भी खींचा जा रहा है, दोनों तरफ से खींचा जा रहा है। तो बताइए ये कहां से टूटने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? दोनों तरफ से टेंशन जनरेट हो रही है लाइट गिरने से। लाइट गिरने से दोनों तरफ से टेंशन क्यों जनरेट हुई? क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया है। तो ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी कहां है? स्ट्रोमियम। क्योंकि स्ट्रोमियम की जो एंडोथीसियम है वो सबसे कमजोर है। तो स्ट्रोमियम से बस्ट हो जाएगा, स्ट्रोमियम ब्रेक हो जाएगी और वहां से दोनों तरफ की स्ट्रोमियम ब्रेक हो जाएगी और वहां से पोलन ग्रेन कहां जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। दोनों तरफ से पोलन ग्रेन बाहर आ जाएंगे। समझ पा रहे हो? ये पोलन ग्रेन बाहर आ गए। तो ये मैकेनिज्म था डीआइसेंस का। तो हमने पहले याद कीजिए, बात की थी कि एंडोथीसियम हेल्प करता है, एंडोथीसियम हेल्प करता है किसमें? डीआइसेंस में। तो क्या बताइए, एंडोथीसियम ही तो रीजन है इस सारे मैकेनिज्म का।
अगर एंडोथीसियम में ये सब तामझाम नहीं होता है, रेडियल और टेंजिशन वॉल की बातें नहीं होती, आउटर इनर की, तो क्या ये सब कुछ हो पाता क्या? नहीं। क्लियर बेटा? तो ये डायग्राम मैंने एक्सप्लेन किया है, समझ में आ गया भाई? Sterile tissue present between the both colon sac and the lobed degenerate. दोनों पोलन सेक के बीच में भाई क्या प्रेजेंट है? स्टाइल टिश्यू प्रेजेंट है, और ये स्टाइल टिश्यू प्रेजेंट आगे जाके पूरा खत्म हो जाता है। खत्म होने से स्टोमियम में सपोर्ट खत्म हो जाता है, और वहां पर जहां लाइट गिरती है, लाइट गिरने से ड्राई कंडीशन के अंदर पूरा एंडोथीसियम खिंचता है, और वहां से ब्रेक हो जाता है जहां पर वीक है। और वीक कहां से है? लॉन्गिट्यूडनल ग्रो में है। लॉन्गिट्यूडनल ग्रो को ही स्टोमियम बोला है। क्लियर बेटा? अंदर की तरफ टेंशन क्यों जनरेट करता है? हाँ, स्टोमियम भी करेगी बेटा। अंदर की तरफ टेंशन कौन जनरेट करता है? अंदर की तरफ कौन सी टेंशन जनरेट? बेटा बाहर की तरफ खींच रहा है वो, तो खींचेगा तो टेंशन जनरेट हो रही है ना। अंदर बाहर से मतलब क्या है? जकीरा समझ में नहीं आया, अंदर बाहर क्या मतलब? वाटर लॉस हुआ, सरफेस एरिया कम हुआ, जनरेट हुआ। किसी रस्सी को तुमने रख दिया, समझ पा रहे हो, और बाहर धूप में रख दिया। अब मान लीजिए उसका सरफेस एरिया कम हो रहा है, तो रस्सी अगर दोनों तरफ से बंधी हुई तो खिंचती ना। अरे सर्दियों में जो वायर खींचते नहीं खींचते? क्लियर? हाँ, तो स्टोमिया में भी टेंशन होगा, उसमें क्या है? तो वहां से टूटेगी ना, पूरी रस्सी में टेंशन है। क्लियर है? चलिए बेटा, एंडोथीसियम तो हाइग्रोस्कोपिक है। हाँ, तो हाइग्रोस्कोपिक है तभी तो वाटर लॉस कर रही है। अरे पूरा हाइग्रोस्कोपिक थोड़ी, स्टोमियम वाले रीजन तो कम है। एंडोथीसियम की आउटर लेयर हाइग्रोस्कोपिक थोड़ी है। हाइग्रोस्कोपिक तो वो वाला पार्ट है जहां पर सेलोज हेमिसेलोज का डिपोजिशन हुआ है। क्लियर बेटा? हाँ, मैच्योर मिडिल लेयर नहीं होती, मिडिल लेयर तो बहुत पहले खत्म हो गई है। कुमार समझ में आया बेटा? हाँ, ये भी एक रीजन है बेटा, अभी ना। चलिए चलिए, ये डीआईसेंस हो गया। अब देखिए, हमने पोलन ग्रेन को बाहर निकाल दिया, किससे? एंथर से। पोलन ग्रेन को बाहर निकाल दिया किससे? ठीक है। अब देखिए, स्टूडेंट का एक डाउट आया, जो आया है, सर ड्राई कंडीशन में ही डीआईसेंस होगा क्या? नहीं। देखिए, ये तो एक जनरल एग्जांपल पढ़ रहे हैं। तुम तो ये भी देखोगे कि बहुत सारों के अंदर तो डीआईसेंस ढंग से होता भी नहीं है, किसी के अंदर ब्रेक भी हो सकता है। ये तो हम कैप्सुला पढ़ के एक आइडियल कंडीशन पढ़ते हुए चल रहे हैं, जिसका ड्राई कंडीशन के अंदर होता है। तो सारो, तो अलग अलग तरीके से डीआईसेंस होता है, तो हम ना एक सिंपल मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं आइडियल कंडीशन लेके। क्योंकि जैसे हर इंसान, हर एनिमल अलग अलग तरीका का होता है, वैसे हर प्लांट भी अलग अलग होता है, डिफरेंट टाइप का होता है। हम तो आइडियल कंडीशन लेके पढ़ते हैं। समझ पा रहे हो ना बेटा? हाँ, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा कि ड्राई और वेट, क्या सर्दी में डीआईसेंस नहीं होगा क्या? बारिश में नहीं होगा क्या डीआईसेंस? चलिए, डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। ठीक है, अब इसको समझो ढंग से। पहले तो तुम्हें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि मेल गेमेटोफाइट कौन होता है। पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए गेमेटोफाइट होता क्या। कौन डेफिनेशन देगा गेमेटोफाइट की? कौन से डॉक्टर साहब गेमेटोफाइट की डेफिनेशन देंगे? बहुत बढ़िया। वो स्ट्रक्चर जो गैमेट बेयर करता है या गैमेट का फॉर्मेशन करता है, गैमेट का फॉर्मेशन करता है या गैमेट को बेयर करता है, उस स्ट्रक्चर को हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो यहां हमारे केस में हम जब पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। माइक्रो गैमेटोजेनेसिस का मतलब है मेल गैमेट का फॉर्मेशन।
और मेल गैमेट का फॉर्मेशन है, इसी को हम बोल देते हैं कि मेल गैमेट्स बन रहे हैं। इसका मतलब है मेल गैमेटोफाइट बन रहा है। अगर मेल गैमेट्स बन रहे हैं मतलब कि मेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है। वो स्ट्रक्चर जो मेल गैमेट्स को बेयर करता है उसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट। अगर मेल गैमेट्स को बेयर कर रहा था तो अगर मेल गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, गैमेट्स बन रहे हैं, तो मेल गैमेटोफाइट का क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं यहां पर हेडिंग लिख रहा हूं माइक्रो गैमेटोजेनेसिस या मेल गैमेटोजेनेसिस, या इसी को मैं बोल सकता हूं मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। एक ही बात। मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट बोलूं या माइक्रो गैमेटोजेनेसिस बोलूं, एक ही बात है। जैसे जैसे गैमेट बनते जाएंगे वैसे वैसे गैमेटोफाइट भी डेवलप होता जाएगा। क्लियर है? यहां तक? यहां पर मेल गैमेटोफाइट किसको बोला वो हम देखते हैं। इधर देखिए, आराम से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की लाइनें बोलेंगे। ये है एंथर, ये फिलामेंट है। हम जानते हैं स्टेम 1 का कौन सा पार्ट फर्टाइल होता है, फिलामेंट या एंथर? वापिस रिवाइज कर रहा हूं, पहली वाली बात है बीच बीच में। फिलामेंट या एंथर? फिलामेंट या एंथर? एंथर। और फिलामेंट नहीं रहे, एंथर। एंथर हम यहां जो पढ़ रहे हैं वो बाइलोब्ड है। इस एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर बन चुके हैं। ये माइक्रोस्पोर है। अरे बता चुका हूं ना मैं माइक्रोस्पोर। अरे माइक्रोस्पोर को हम बोल रहे हैं पोलन ग्रेन, पीजी। पीजी का मतलब पोलन ग्रेन। शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि बार बार लिखने में दिक्कत आएगी। पोलन ग्रेन। ये क्या पोलन ग्रेन है? क्या माइक्रोस्पोर? ये तुम तो ये भी अच्छी तरह से जानते हो माइक्रोस्पोर बना किससे। माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ और 4 माइक्रोस्पोर बने। इन 4 माइक्रोस्पोर से ही, इन्हीं माइक्रोस्पोर को हम बोलने लग गए क्या? पोलन ग्रेन। यही माइक्रोस्पोर को हम बोल रहे हैं पोलन ग्रेन। तुम तो ये भी जानते हो कि ये हैप्लोइड है या डिप्लोइड है? हैप्लोइड है, क्योंकि ये बना किससे था? मियोसिस। अब ये जो पोलन ग्रेन है, अभी इसके अंदर तुम्हें 1 न्यूक्लियस दिख रहा है। अब यहां पर होता है माइटोसिस, अनइक्वल माइटोसिस। माइटोसिस है लेकिन कौन सा? अनइक्वल। क्योंकि यहां पर स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं वो अनइक्वल स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, असिमेट्रिकल फाइबर्स बनते हैं, तो अनइक्वल माइटोसिस होता है। अनइक्वल माइटोसिस होने से पहले एक न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं? 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। देखो यहां पर दोनों न्यूक्लियस देखो, यहां पर दोनों न्यूक्लियस देखो, क्या एक ही साइज के हैं या अलग अलग साइज के? अलग अलग। एक बड़ा है, जो बड़ा है उसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो स्मॉल है उसको हम बोलते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस का एक और नाम है ट्यूब न्यूक्लियस। वीएन का मतलब वेजिटेटिव न्यूक्लियस। टीएन का मतलब ट्यूब न्यूक्लियस। जीएन का मतलब जनरेटिव न्यूक्लियस। क्लियर बनाया था? लेकिन क्या अभी पूरा का पूरा माइटोसिस कंप्लीट हो गया क्या? नहीं, अभी तो न्यूक्लियर डिवीजन हुआ है। अब देखिए न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद यहां पर साइटोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस के बाद। तो जो साइटोकाइनेसिस होगी वो भी अनइक्वल होगी। जो साइटोकाइनेसिस होगी वो भी अनइक्वल होगी। तो देखिए जो स्मॉल न्यूक्लियस है, जनरेटिव न्यूक्लियस है, वो बिल्कुल वेजिटेटिव सेल के सेल वॉल के बिल्कुल चिपक जाता है, एक साइड में कॉर्नर पर आके, इधर साइड में आके। और इसका ये रहा न्यूक्लियस।
ये जो न्यूक्लियस है पर्पल कलर का, ये कौन सा न्यूक्लियस है भाई? जनरेटिव न्यूक्लियस। और इस सेल को, जो पर्पल कलर की सेल है, इसको हम बोल देंगे जनरेटिव सेल। और ये जो बची है, वो जो इरेगुलर न्यूक्लियस है, ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस। और जो सेल बच गई, ये पूरी जो सेल है, अब इस सेल को पार्टीशन होने के बाद इस सेल को हमने बोल दिया है वेजिटेटिव सेल्स। अरे समझ पा रहे हो? इस रूम जो है, ये होल है, इस होल में से मैंने छोटा सा पार्ट बना के एक अलग रूम बना दिया साइड में, तो बचा हुआ अलग पार्ट एक अलग रूम हो गया। तो एक पूरा का पूरा जो कंपार्टमेंट था, उस कंपार्टमेंट में से छोटी सी तो वेजिटेटिव जनरेटिव सेल बन गई, बाकी के जो रिमेनिंग थी वो वेजिटेटिव सेल्स हो गई। तो यहां पर तुम देख पा रहे होंगे कि कौन लार्ज सेल है? वेजिटेटिव सेल्स। कौन स्मॉल सेल है? जनरेटिव सेल। क्लियर बेटा? यहां तक क्लियर है? ठीक है। ऑडियो वीडियो स्लाइड क्लियर है बेटा? ऑल क्लियर है? स्टूडेंट एक बोल रहा है कि ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। ऑडियो क्लियर है बेटा? क्लियर है, ऑल क्लियर है बेटा? चेक करो तुम्हारा कनेक्शन, चेक करो बेटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? यहां तक क्लियर है? अब धीरे धीरे ये जो वेजिटेटिव सेल्स है और ये इरेगुलर वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जिसको ट्यूब सेल भी बोल सकते हो, तुम चाहो तो इसको ट्यूब सेल भी बोल सकते हो, टीसी ट्यूब सेल। धीरे धीरे इस वेजिटेटिव सेल की सेल वॉल से सेपरेट हो जाती है जनरेटिव सेल। स्पिंडल शेप है जनरेटिव सेल, और ये रहा उसका न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल्स। अब ये जनरेटिव सेल फ्लोट कर रही है किसके अंदर? वेजिटेटिव सेल के अंदर। ये पूरी जो तुम्हें दिख रही है वेजिटेटिव सेल है, और उसमें फ्लोट कर रही है कौन? जनरेटिव सेल्स। तो क्या यहां पर जनरेटिव सेल को, क्या यहां पर हम इसको सेल विद इन सेल बोलते हैं? क्या ये एग्जाम्पल हो गया सेल विद इन सेल का? अरे बात समझ पा रहे हो? क्लियर बताया? अरे क्लियर है? ये सब चल कहां रहा है? हवा में, स्टिग्मा में, सोइल में, या एंकर के अंदर? ये सब चल कहां रहा है? एंकर के अंदर। ये पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कहां चल रहा है भाई? एंकर के अंदर। ये एंकर के अंदर चल रहा है भाई। ये अंदर एंकर की बातें कर रहे हैं हम, एंकर के अंदर की बातें कर रहे हैं हम। इस सारा डेवलपमेंट किसके अंदर चल रहा है? एंकर के अंदर। ये पोलन ग्रेन बना ना लास्ट का, टू सेल का, ये कहां बना है? एंकर के अंदर। तुम अच्छी तरह से जानते हैं माइक्रोस्पोर धीरे धीरे डेवलप हो रही है, टाइम लग रहा है, डेवलप हो रही है, टाइम लग रहा है, डेवलप हो रही है, टाइम लग रहा है, डेवलप हो रही है, और बन गया है कौन? टू सेल का स्ट्रक्चर। और इसी टू सेल के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन। ये बन गया है मैच्योर पोलन ग्रेन। ये मैच्योर पोलन ग्रेन बना किसके अंदर भाई? एंकर के अंदर। इसको ये डेवलपमेंट होने के लिए जो न्यूट्रिशन दे रहा है वो मिडिल लेयर ने टेपिटम को दिया, और मिडिल लेयर खत्म, फिर टेपिटम धीरे धीरे न्यूट्रिशन दे रहा है। ले भाई न्यूट्रिशन ले, माइटोसिस कर, न्यूट्रिशन ले, सेल बना, न्यूट्रिशन ले, सेल बना। तो न्यूट्रिशन देने का काम कौन कर रहा है? टेपिटम कर रहा है, और धीरे धीरे टेपिटम डीजनरेट होती जा रही है। टेपिटम धीरे धीरे डीजनरेट होती जा रही है। सब कुछ कहां हो रहा है? सोइल में, हवा में, स्टिग्मा में, या एंकर के अंदर? अरे बोलो किसके अंदर हो रहा है? अरे ये सारा डेवलपमेंट किसके अंदर हो रहा है? एंकर के अंदर। अरे किसी स्टूडेंट ने सोइल बोला था, वो भी बोलो अब एंकर के अंदर। क्लियर बेटा? यहां तक
चलिए, क्या मुझे बताइए टेपिटम का एक ही काम है क्या? क्या टेपिटम का एक ही काम है? क्या टेपिटम का एक ही काम है? नहीं। क्या टेपिटम स्पोरोपोलिनिन बनाएगी? अरे न्यूट्रिशन देने के साथ साथ क्या स्पोरोपोलिनिन बनाए? यस, धीरे 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 यूबी स्पोरी डिपोजिट होती जाती है, होती जाती है और बन जाता है जाना पहचाना स्ट्रक्चर। क्या ये एकदम से साइमल्टेनियसली बनी क्या? नहीं, धीरे धीरे बनी और ये स्ट्रक्चर बन गया। स्पोरोपोलिन, मेनली स्पोरोपोलिनिन का एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हमने बोल दिया एक्साइन। अरे किसने बना दिया ये? टैपेटम ने। अरे किसने बना दिया ये? टैपेटम। ये सब कुछ यहां चल रहा है भाई, ये सब यहां चल रहा है, ये चल रहा है यहां पर। ये टैपेटम देती जा रही है न्यूट्रिशन, माइक्रोस्पोर मदर सेल को दिया, फिर माइक्रोस्पोर बना, फिर माइक्रोस्पोर ही धीरे धीरे आगे जाके क्या बना देंगे? पोलन। अरे बात समझ पा रहे हो? तो ये एक्साइन बन गई। ये है मैच्योर पोलन ग्रेन। कौन है ये? मैच्योर पोलन ग्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन, मैच्योर पोलन ग्रेन कितनी सेल का होता है? 2 सेल। जनरली यही बोला जाता है, कुछ भी नहीं बोला जाए तो यही बोला जाए। जम पोल बन गया, एक्साइन बन गई, इंटाइन बन गई, 2 सेल बन गए, मैच्योर पोलन ग्रेन बन गया। एंथर के अंदर हो रहा है सब, ठीक है। ये टैपेटम के 2 वर्ग। थर्ड, मुझे बताइए क्या स्टार्टिंग में माइक्रोस्पोर मदर सेल ने क्या बनाया था? माइक्रोस्पोर। कितने माइक्रोस्पोर बनाए थे? 4। कितने माइक्रोस्पोर बनाए थे? एक ने कितने बनाए? 4। एक ने बनाए बेटा, इसमें बहुत सारे बनेंगे। क्या चारों जो है 4 के 4 आपस में कनेक्टेड होते हैं क्या? टेट्राहाइड्रल भी हो सकते हैं, आइसोबाइलेटरल भी हो। मैंने आइसोबाइलेटरल बनाया समझाने के लिए। ये 4 के 4 आपस में अटैच है, बाइंड है, जुड़े हुए हैं। कौन जोड़ रहा है इनको? कौन जोड़ रहा है भाई? इनको आपस में एक दूसरे को अटैच करवा रहा है कौन? फेपिक्यू फेपिकोल, कैलोस, कैलोस, कैलोस। अब सुना ढंग से, क्या ये सारे के सारे हमेशा जुड़े रहे? तो क्या पोलन ग्रेन अलग अलग बन पाएंगे क्या? नहीं। तो यहां पर टैपेटम, यहां पर टैपेटम जाना पहचाना एक हार्मोन सीक्रेट करता है, कैलेज। ये कैलेज हार्मोन, थोड़ी एंजाइम, सॉरी, कैलेज एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है और ये सभी पोलन ग्रेन को, एक टेट्राड में मिलने वाले चारों पोलन ग्रेन को अलग कर देता है, सेपरेट कर देता है, और फिर एक पोलन ग्रेन का हमने एक डेवलपमेंट पढ़ लिया। और समझिए ढंग से इसी बात को, पढ़ के आया करो लास्ट क्लास का। देखिए, ये माइक्रोस्पोर बना, 4 बने। मैं आइसोबाइलेटरल का एग्जांपल ले रहा हूं, वही चीज वापस बता रहा हूं। हर माइक्रोस्पोर, कितने माइक्रोस्पोर है? 4। हर माइक्रोस्पोर कैसा है? हैप्लोइड है। इच माइक्रोस्पोर हैप्लोइड है। टेट्राड के अंदर हर माइक्रोस्पोर कैसा है? हैप्लोइड है। टेट्राड क्यों बोला? क्योंकि 4 है। ये आपस में बाइंड है किसके थ्रू? कैलोज, बीटा 1,3 ग्लूकेन, पॉलीमर ऑफ बीटा 1,3 ग्लूकेन। अब ये यहां पर टैपेटम, ये सब किसके अंदर चल रहा है भैया? एंथर के अंदर चल रहा है। टैपेटम सीक्रेट करेगी एक जाना पहचाना एंजाइम, कैटालेज। कैटालेज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है और कैलोज को ब्रेक कर देगी। कैलोज को ब्रेक करने के बाद यहां पर हर माइक्रोस्पोर क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके बनाएगा पोलन ग्रेन।
क्लियर बेटा? अच्छा कैटलेज लिख दिया क्या? यार भावुक हो गए भाई, कैटलेज नहीं रहे भाई, कैलेज। कैटलेज कहां से याद आ गया पेरोक्सिसोम का? कैलेज क्या बोलेंगे बेटा? कैलेज। अरे बात समझ पा रही है? टेपेटम का हमने थर्ड वर्क देख लिया, न्यूट्रिशन देखा, स्पोरोपोलिन देखी, और साथ में हमने कैलेज भी देख लिया। क्या अब कैलेज का फंक्शन तुम्हें समझ में आया? अगर कैलेज सीक्रेट नहीं होता तो क्या पोलन ग्रेन ढंग से डेवलप हो पाता? क्या टेट्रा स्पोर जो है वो अलग हो पाते हैं? नहीं। क्या पोलन ग्रेन बन पाता? नहीं। क्लियर बेटा आंसर? ठीक है। ये सब चल कहां रहा है? एंथर। अब पोलन ग्रेन मैच्योर हो गया है, तैयार है बरात लेके जाने के लिए। कहां? स्टिग्मा के पास। अरे पोलन ग्रेन बनाई किसके लिए भाई? स्टिग्मा के पास जाने के लिए। डीआईसेंस होगा। डीआईसेंस पढ़ चुके हैं हम? अरे डीआईसेंस पढ़ चुके हैं क्या? यस। मेनली डीआईसेंस कहां से होगा? स्टोमियम से। कौन हेल्प कराएगा? कौन हेल्प कराएगा? एंडोथीसियम। तो देखिए ये रहा एंथर, इसके अंदर ये है पोलन ग्रेन। गया नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर ही था वो। समझ पा रहे हो? मैं लिख ही देता हूं यहां पर, इनसाइड एंथर पोलन सेक। इसके अंदर है एंथर के अंदर। एंथर के अंदर क्या है? पोलन सेक। अब यहां से डीहाइसेंस हुआ और ये पोलन ग्रेन उड़ता हुआ, उड़ता हुआ इंसेक्ट के थ्रू कैसे भी करके, कैसे भी करके स्टिग्मा के पास आए। स्टिग्मा किसका पार्ट है? फीमेल सेक्स ऑर्गन का, कार्पल का, पिस्टिल का। ये आ गया, बिल्कुल सज धज के आया है। इसको सजाने का काम, डेकोरेट करने का काम एक्साइन कर रहा है। बिल्कुल आया है। बताइए कितनी सेल स्टेज में आया है? 2 सेल स्टेज में। तो ये जो पोलिनेशन हुआ है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का स्टिग्मा में आना एंथर से, इसी को हम बोलते हैं पोलिनेशन। यहां पर अगर हम देखें तो सेड छोड़ दिया है एंथर और चला गया है स्टिग्मा में। तो पोलिनेशन जो 60% एनसीईआरटी का डाटा है, मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी का डाटा है, 60% एंजियोस्पर्म के अंदर 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन की 2 सेल स्टेज के अंदर एंथर को सेड कर देता है, छोड़ देता है। पोलिनेशन होता है 2 सेल स्टेज में। तो कुछ नहीं बोला जाए, 2 सेल स्टेज ही बोलना भाई, 2 सेल स्टेज ही बोलना है। तो मैच्योर पोलन ग्रेन जो है 2 सेल स्टेज का है और वो एंथर को छोड़ देता है 2 सेल स्टेज के अंदर। उन सेल के नाम बता सकते हो? 2 सेल कौन कौन सी है? वेजिटेटिव और जनरेटिव, जीसी और वीसी। क्लियर बेटा? अब बातें कहां की चलेगी? अब भाई तक हमने बातें किसकी की है? एंथर की। अब बातें किसकी चलेगी? स्टिग्मा की। स्टिग्मा के पास आ गया है पोलन ग्रेन। स्टिग्मा के पास ये कहां पे आएगा? मैं जेड का रह गया, देखिए स्टिग्मा के पास आ गया है पोलन ग्रेन। स्टिग्मा के पास आ गया है पोलन ग्रेन। स्टिग्मा वेलकम करेगी किसका? पोलन ग्रेन का। वेलकम कैसे किया जाएगा? नाश्ता पानी करा के। यहां पर स्टिग्मा के पास आया, स्टिग्मा के पास अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है, यहां पर वाटर बराबर है, यहां न्यूट्रिशन भी है,
यहाँ पर बोरोन कैल्शियम भी है, बोरोन 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 डबल अंडरलाइन बोरोन, बोरोन भी है, यहाँ पर वाटर भी है, और यहाँ पर न्यूट्रिशन भी है, और ये रहा पोलन ग्रेन। ठीक है, ये रहा पोलन ग्रेन। वाटर अंदर लेगा अंदर लेगा अंदर लेगा, एंडोस्मोसिस होगा। वाटर अंदर लेगा एंडोस्मोसिस होगा, और एक प्रेशर लगेगा तो इंटाइन बाहर निकल जाएगी, इंटाइन आउटग्रोथ कर लेगी। इसी स्ट्रक्चर में बाहर निकालता हूं। पहले ये स्ट्रक्चर ऐसा था, स्टिग्मा की बात कर रहे हैं बेटा हम, स्टिग्मा के ऊपर जो पोलन ग्रेन है वो, और यहां पर थी एक्साइन। अब इसने स्टिग्मा से वाटर लिया, एब्जॉर्ब किया इसने, तो इसका ट्रिगर प्रेशर बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। ट्रिगर प्रेशर बढ़ा तो प्रेशर लगेगा किस पर? इंटाइन पर। इंटाइन बनी है पैक्टिन और सेलुलोज, तो ये थोड़ी सी इलोंगेटेड हो जाएगी, ये इलोंगेटेड हो जाएगी, आउटग्रोथ बना लेगी। क्या एक्साइन को तोड़ के बनाएगी आउटग्रोथ? नहीं रे, जंप फोर्स है। एंडोस्मोसिस से प्रेशर लगा और यहां पर पोलन ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना, इसी को हमने बोला पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब क्या हवा में बनी या स्टिग्मा में बनी? स्टिग्मा में बनी, और इस स्टिग्मा में फटाफट एंटर कर जाता है इरेगुलर न्यूक्लियस। क्या नाम है इस इरेगुलर न्यूक्लियस का? क्या नाम है इस इरेगुलर न्यूक्लियस का? वेजिटेटिव सेल नहीं रहे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। और इसमें वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है, और पीछे पीछे, क्योंकि जनरेटिव सेल तो साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव जो सेल बोलेगी वही करेगी, तो इसके पीछे पीछे आ जाता है कौन? जनरेटिव सेल। स्पिंडल शेप जनरेटिव सेल इसके पीछे पीछे आ जाती है। न्यूक्लियस ही नहीं, पूरी सेल आई है। क्लियर बेटा? ये बातें कहां हो रही है? स्टिग्मा में। स्टिग्मा की जो वॉल है उसको थोड़ा ब्रेक करेगी, एंजाइम सीक्रेट करके अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगी, अंदर जा रही है। ये रहा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन, पोलन ट्यूब की लेंथ बढ़ती जा रही है, एंडोस्मोसिस होता जा रहा है। यह है एक्साइन, यह है जंप। हमने देखा था कि सबसे आगे है कौन सा न्यूक्लियस? वेजिटेटिव न्यूक्लियस। क्या रेगुलर या इरेगुलर? इरेगुलर। इसके पीछे जनरेटिव सेल थी, जनरेटिव सेल में हो जाता है माइटोसिस। तो जब जनरेटिव सेल में माइटोसिस होता है तो दो न्यू सेल जनरेट हो जाती है, दो नॉन मोटाइल सेल जनरेट हो जाती है, जिनको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स। अरे हैप्लोइड या डिप्लोइड? माइटोसिस से बनी है ना, दिमाग लगाओ, माइटोसिस से बनी है, हैप्लोइड या डिप्लोइड? 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 माइटोसिस से बनी है ना यार, नहीं माइटोसिस से बनी है ना, डिप्लोइड क्यों नहीं बोल रहे यार तुम लोग? बहुत तेज हो गए तुम भाई। माइटोसिस से तो बनी है, लेकिन पहले से ही है, पहले से ही है हैप्लोइड थी, पहले से ही हैप्लोइड है। अरे भाई पूरा का पूरा जनरेटिव सेल हैप्लोइड है, वेजिटेटिव सेल है। अब हैप्लोइड में माइटोसिस कराओगे तो हैप्लोइड ही बनेगा भैया। तो कितने मेल गैमेट्स बन गए हैं? 2 बन गए। अरे बात समझ पा रहे हो? अरे समझ पा रहे हो? मेल गैमेट्स। अब ये स्ट्रक्चर को देखो पूरा,
जो मैंने लास्ट में बनाया इस स्ट्रक्चर को देखो, क्या इसके पास मेल गैमेट है? यस। क्या ये स्ट्रक्चर पूरा का पूरा हैप्लोइड है? यस। तो ये हैप्लोइड स्ट्रक्चर है जो बेयर कर रहा है मेल गैमेट्स को। हैप्लोइड प्लांट स्ट्रक्चर जो बेयर कर रहा है मेल गैमेट्स को, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। या फिर तुम इसको बोल दो मेल गैमेटोफाइट की जगह माइक्रो गैमेटोफाइट। सुनो, मैच्योर गैमेटोफाइट 3 सेल, 2 मेल गैमेट और 1 वेजिटेटिव सेल्स। अरे बात समझ पा रहे? ये सब चला कहां है? ये चल कहां रहा है? स्टिग्मा में। चलिए आ जाइए अभी। ठीक है, आप समझने की कोशिश करना, दिमाग में पूरी पिक्चर रखना, क्योंकि मैं सारा एक साथ दिखा नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि आधा आधा बोर्ड है अपने पास। इधर देखिए, अब यहां से स्टार्ट हुए थे, माइक्रोस्पोर को पोलन ग्रेन बोला था। ये पोलन ग्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ा, डेवलप हुआ और एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनाया। इसका मतलब जो स्टार्टिंग वाला जो पोलन ग्रेन था वो मैच्योर था या इमेच्योर था? इमेच्योर पोलन ग्रेन। क्लियर बेटा? मैच्योर पोलन ग्रेन कितने स्टेज सेल का होता है? 2 सेल का। इसी मैच्योर पोलन ग्रेन को, इसी मैच्योर पोलन ग्रेन को हम बोलते हैं इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। एनसीईआरटी का वर्ड है, 12th एनसीईआरटी का। मैच्योर पोलन ग्रेन को ही हम बोलते हैं इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट स्टिग्मा में आता है। स्टिग्मा में आके वहां पर डिवीजन होता है और 3 सेल स्टेज का हो जाता है और उसी को हम बोलने लग जाते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्लियर है यहाँ तक? तो अभी तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो पोलन ग्रेन है, अगर 2 सेल्ड है तो ये मैच्योर पोलन ग्रेन है, और इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। अगर ये जर्मिनेट होके 3 सेल्ड हो जाता है तो इसी को हम बोलने लग जाते हैं मैच्योर मेल गैमेटोफाइट, या बोलने लग जाते हैं डेवलप्ड गैमेटोफाइट। कौन सा गैमेटोफाइट? मेल गैमेटोफाइट। ये समझ में आ गया सबको? क्लियर बेटा? हम मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए, मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए तुमने क्या किया? तुमने मेगास्पोर मदर सेल ली, डिप्लॉयड, मियोसिस करवाया, 4 बने, हर को अलग अलग किया, हर हैप्लोइड है। इस एक को अगर लें तो इसके अंदर पहले माइटोसिस करवाया, माइटोसिस करवाने से 2 सेल स्टेज में गया, फिर इसके अंदर एक और माइटोसिस करवाया और ये 3 सेल स्टेज में गया। एक तो वेजिटेटिव सेल पूरी की पूरी, ये जो भी है ये न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ये 2 मेल गैमेट्स, ये भी तो सेल है।
ठीक है, तो 1 मियोसिस, फर्स्ट माइटोसिस, सेकंड माइटोसिस, और ये बन गया मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। मैच्योर मेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए 1 मियोसिस और 2 माइटोसिस रिक्वायर्ड, और इसको बोलते हैं मैच्योर पोलन ग्रेन। मैच्योर पोलन ग्रेन बनाने के लिए 1 मियोसिस 1 माइटोसिस, 1 मियोसिस 1 माइटोसिस। समझ पा रहे? क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। रिक्वायर्ड इन जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म कुछ नहीं बोला है, इन जिम्नोस्पर्म required meiosis, required number of meiosis for formation of 100 male gametophyte, 100 male gametophyte। जब मेल गेमेटोफाइट बोला मतलब ब्रैकेट में लिख लो मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। दिमाग लगाना भाई, दिमाग है तुम्हारे पास। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मियोसिस फॉर फॉर्मेशन ऑफ 100 मेल गेमेटोफाइट्स। बहुत बढ़िया बेटा आरती, बहुत बढ़िया। झूल गए तुम तो, थोड़ी सी मैथ क्या आ जाए झूल जाते हो। अरे 20 कौन लिख रहा है, 20 कौन लिख रहा है? ये 20 वाला कौन से फॉर्मूले से आया? इंटीग्रेशन से आया, प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन से आया? ये 20 कैसे आया? कुछ भी लिख दो मतलब। इधर देखो भाई, इधर देखो, ये एक गया ना, ऐसे चारों के चारों डेवलपमेंट हो गए नहीं होंगे, तो एक मियोसिस से कितने मेल गेमेटोफाइट बनेंगे? 4 बनेंगे ना भाई। ये एक जो डेवलप हुआ है, चारों डेवलप होंगे ना, एक से 4 मेल गेमेटोफाइट बने ना, तो 25 से कितने बनेंगे? 100। अरे जिनका आंसर गलत था उनको भी अब समझ में आ गया, और काश का 20 वाले को समझ में आ गया। 20 कैसे लाया यार? फोन करके बताना मुझे एक बार, 20 कैसे लाया? 100 वाला तो समझ में आता है कि स्टूडेंट ने क्या समझा कि एक बन रहा है सर, एक मियोसिस से एक बन रहा है। नहीं, एक मियोसिस से 4 बन रहे हैं, चारों हैं, लेकिन एक के साथ बताया हमने। ये जो है चारों के साथ होगा ऐसा। इससे भी मेल गेमेटोफाइट बनेगा, इससे भी मेल गेमेटोफाइट बनेगा, इससे भी मेल गेमेटोफाइट बनेगा। गलती से टाइप हो गया, ये बोलेगा तुम। हाँ हो गया, गलती से हो गया होगा। अब समझ में आ गया बेटा सबको? एक मियोसिस से कितने मेल गेमेटोफाइट बन सकते हैं? अरे एक मियोसिस से कितने मेल गेमेटोफाइट बनेंगे? सबको समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है बेटा? 1 मिनट है, क्लियर है? चलिए ठीक है, ठीक है। सुनिए, सुनिए, गेमेटोफाइट पोलन को बोलेंगे एंथर को। यार तुम ऐसे भारी मिस्टेक मत किया करो यार। सर गेमेटोफाइट पोलन को बोलेंगे या कि एंथर को? एंथर को भाई गेमेटोफाइट क्यों बोलेंगे? एंथर तो मेन प्लांट बॉडी है भाई, प्लांट की। मनीष, एंथर तो फ्लावर का पार्ट है, स्पोरोफाइट है भाई, वो तो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। गेमेटोफाइट तो हैप्लोइड होता है। यस, वीसी के साइड प्लान जीसी। बेटा एंजियोस्पर्म बोला है, जिम्नोस्पर्म क्यों बोलूंगा मैं? जिम्नोस्पर्म में हमने क्या ऐसा मेल गेमेटोफाइट बनाया था क्या? पोलन ट्यूब यहाँ से ऐसे ऐसा डेवलप किया था क्या हमने? नहीं। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए, ये कंप्लीट हो गया।
अब सुनिए ढंग से, मुझे बताइए मेल गेमेटोफाइट बना। अच्छा जिम्नो बोला था क्या मैंने? जिम्नो बोला था क्या? जिम्नो बोला था क्या मैंने? ओ नो। वापिस सुनो, क्वेश्चन सुनो अब। तो मेरी गलती है ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? चुप हो जाओ, टाइपिंग करना बंद करो। सुनो ढंग से। एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर 100 मेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए कितने मियोसिस? अब रुक जाओ, टाइपिंग करना बंद, क्वेश्चन चेंज करो, क्वेश्चन चेंज करो। क्वेश्चन चेंज करो और लिखो 100 मेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए, 100 मेल गेमेटोफाइट फॉर्म करने के लिए जिम्नोस्पर्म नहीं, एंजियोस्पर्म। 100 मेल गेमेटोफाइट फॉर्मेशन के लिए 100 मियोसिस, 100 माइटोसिस, 100 मियोसिस, 200 माइटोसिस, 25 मियोसिस, 200 माइटोसिस, 25 मियोसिस, 50 माइटोसिस। आंसर? आंसर थर्ड। दिमाग लगाना, होमवर्क है। मैं बता देता हूँ भाई, सभी का आंसर सही है, 3 स्टूडेंट का गलत है। इधर देखिए, वो 3 स्टूडेंट वही है जो मुझसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं 11 प्लस पे। इधर देखो, चलिए इधर देखो। अरे जिनका गलत है इधर देखो, दिमाग पता नहीं कहाँ लगाते हैं ये लोग। ये मेगा स्पोर मदर सेल है, लगने दीजिए टाइम, टेंशन नहीं है। इधर देखो पहले, ये बने मेगा स्पोर, 1 मियोसिस से माइक्रोस्पोर बन गए, मेगा नहीं सॉरी, माइक्रोस्पोर बन गए। एन एन, ठीक है। इससे भी आगे जाके बनेगा मेल गेमेटोफाइट, इससे भी बनेगा, इससे भी बनेगा, इससे बनेगा। तो 1 2 3 4, एक को बनाने के लिए 2 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 2 माइटोसिस। समझ पा रहे हैं? तो 4 मेल गेमेटोफाइट बनाने के, 4 मेल गेमेटोफाइट बनाने, 1 मियोसिस, कितने हो गए भाई ये? कितने हो गए? 8। भाई वो कर लोगे, फिर आगे भी और एक्सप्लेन करूं? अरे कर लोगे जिनका गलत गया है। नहीं बताओ बताओ। हाँ कृतिका तुम तो बता ही दो, आ गया तुम्हें समझ में? ठीक है चलिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ तेरे भाई?
चलिए मुझे बताइए, अब सुनो ढंग से, पूरा फ्रेम है दिमाग में? कैसे फ्रेम है? आंखें बंद करो सब। एंथर, एंथर के अंदर मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, सब आंखें बंद करो। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, कितने मेगास्पोर, सॉरी मेगा क्या यार, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ, कितने माइक्रोस्पोर बने? 4। माइक्रोस्पोर जो हुआ वो आगे जाके धीरे धीरे डेवलप हुआ और बना दिया पोलन ग्रेन, 2 सेल का पोलन ग्रेन बन गया। ये पोलन ग्रेन डीआइसेंस हुआ, पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा में, स्टिग्मा में वेलकम किया, एंडोस्मोसिस हुआ, बोरॉन प्रेजेंट था, पोलन ट्यूब बनी, कैल्शियम भी था, पोलन ट्यूब बनी और 3 सेल बन गए यहाँ पर। इस 3 सेल स्ट्रक्चर को हमने बोला मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। तो ये पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, 60% एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में कितनी सेल स्टेज में पॉलिनेशन होता है? 2 सेल में। सेड एंथर को छोड़ देते हैं 2 सेल स्टेज में। मैच्योर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज का होता है। मुझे बताइए, पूरा मेल गैमेटोफाइट, पूरा मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट क्या सिर्फ एंथर में हुआ या सिर्फ स्टिग्मा में हुआ या दोनों में? दोनों में। टाइपिंग मत करो, आंखें बंद करके सोचो। दोनों में हुआ, पूरा रिवीजन हो जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन है, दोनों में रिवीजन हुआ। मुझे बताइए, क्या मेल गैमेटोफाइट का पूरा डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के पहले हुआ, पोलिनेशन के पहले हुआ, पोलिनेशन के बाद हुआ या दोनों से? दोनों से। तो एक तो प्री पोलिनेशन और एक पोस्ट पोलिनेशन। इन एंथर में हो रहा है तो प्री पोलिनेशन, स्टिग्मा में हो रहा है तो पोलिनेशन के बाद पोस्ट पोलिनेशन। मुझे बताइए, जहां बना था वहीं भी डेवलपमेंट हो रहा है और जहां नहीं बना था वहां भी डेवलपमेंट हो रहा है। एंथर में बना था, एंथर में ही डेवलपमेंट हो रहा है, और स्टिग्मा में बना, मतलब स्टिग्मा में नहीं बना लेकिन स्टिग्मा में आके भी डेवलपमेंट हो रहा है। अरे बात समझो, आंखें बंद रखो, मैंने खोल दी, तुम मत खोलो। स्टिग्मा में बना, स्टिग्मा में डेवलपमेंट हुआ, तो जहां बन रहा था वहां डेवलपमेंट हो रहा है, इसको बोलेंगे इन सिटू, और जहां नहीं बना वहां आके डेवलपमेंट कर रहा है तो इसको बोलेंगे एक्स सिटू। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो यहाँ पर डेवलपमेंट क्या एक्स सिटू होता है या इन सिटू होता है या दोनों होते हैं? दोनों होते हैं। क्या प्री पोलिनेशन या पोस्ट पोलिनेशन या दोनों? दोनों। खत्म, आंखें खोल, ओपन कर लो। तो पहला इवेंट प्री पोलिनेशन बता दिया, टेट्राड, कैलेजेंसन, माइक्रोस्पोर। एक माइक्रोस्पोर के साथ ये हुआ तो दूसरे माइक्रोस्कोप के साथ भी ऐसा ही होगा। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें ये जो बड़ी दिखा रही है वैक्यूल है, ये यहाँ पर जो बने हैं स्पिंडल फाइबर है, कैसे हैं? एसिमेट्रिकल स्पिंडल फाइबर है। जनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल बन गई, वेजिटेटिव जनरेटिव सेल अलग हो गई, सेपरेट हो गई और फ्लोट कर रही है साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म। ये 2 सेल स्टेज है, मैच्योर पोलन ग्रेन है। ये पोलिनेशन के पहले है। अब पोलिनेशन हो गया, अब पोलिनेशन हो गया तो ये चला गया कहां पर? स्टिग्मा में। 3 सेल स्टेज में भी जा सकते हैं, 2 सेल स्टेज में भी जा सकते हैं, लेकिन जनरली कुछ नहीं बोले जाए तो 2 सेल स्टेज ही मानना है। यहाँ आके पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब बनने के बाद इसमें 2 सेल और बन गई तो 3 सेल हो गई, 3 सेल हो गई तो फिर इसको बोलेंगे मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। खत्म कहानी। यहाँ तक सबको समझ में आया बेटा? यहाँ तक किसी को डाउट है? ये बातें हम कर चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पानी पियो सब। अब हम फीमेल की बातें करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड की बात करेंगे, ठीक है। हाँ पूछो मीर बेटा। टू सेल स्टेज में पोलन ट्यूब बनेगी क्या? नहीं बनेगी। पोलन ट्यूब तो 2 सेल स्टेज में बनेगी बेटा, पोलन ट्यूब बनने के बाद 3 सेल स्टेज आएगी। हाँ एंजियोस्पर्म ही समझना है, एक्स2 इन2। अरे ऐसा तुमने एक डायलॉग सुना है, जिसने जन्म दिया उसी ने पाला और जिसने जन्म दिया उसने ही पाला। जैसे मैंने जहां मैं ना कोटा में पैदा हुआ ना, मैं काम भी कोटा में कर रहा हूँ, तो मेरे लिए इन2 है ये। मेरा कौन सा डेवलपमेंट हो रहा है? इन2। मैं पैदा कोटा में हुआ, जॉब अमेरिका में कर रहा हूँ, तो पैदा कोटा में हुआ, डेवलपमेंट मेरा अमेरिका में हो रहा है, तो ये एक्स2 है।
हाँ डब्ल्यू उसमें बिल्कुल वंशिका बिल्कुल सही है। क्लियर बेटा कृतिका, चलिए आगे चले। अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड। फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड का नाम है गाइनोसियम, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। गाइनोसियम की यूनिट का नाम है कार्पल, कार्पल को हम पिस्टिल भी बोलते हैं। गाइनोसियम की यूनिट का नाम है कार्पल, कार्पल को हम पिस्टिल भी बोलते हैं। हाँ दोनों एंटर में जाए, बिल्कुल सही है तेज प्रताप, उसमें क्या बड़ी बात है। माइक्रोस्पोरोफिल एंथर बेटा। चलिए इधर आ जाइए, स्टिग्मा। हम जानते हैं कार्पल के 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर लगा होता है ओयूल, यही ओयूल आगे जाके सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है, स्टाइल और स्टिग्मा। ये बातें हम कर चुके हैं। जो अंदर का जो चेंबर होता है इसको लोक्यूल बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड में। हम पढ़ चुके हैं सिनकार्पस, एपोकार्पस, से बताने की जरूरत नहीं। सिनकार्पस के अंदर अगर फ्यूज है कार्पल तो सिनकार्पस, अगर सेपरेट है तो एपोकार्पस। फ्यूज है तो सिनकार्पस। अब यहाँ पर एनसीईआरटी के दोनों डायग्राम है, दोनों डायग्राम एनसीईआरटी के याद होनी चाहिए। हैबिकस के अंदर सब फ्यूज हो जाता है लेकिन स्टिग्मा नहीं होती, तब भी सिनकार्पस है। पेपावर के अंदर ऊपर से नीचे तक सब फ्यूज हो जाते हैं, तब भी सिनकार्पस। ये एग्जाम्पल याद होने चाहिए दोनों डायग्राम के साथ। ये डायग्राम जो है ये मिसेलिया का डायग्राम है। मिसेलिया के अंदर सारे के सारे कार्पल अलग अलग होते हैं, रोज और लोटस के अंदर भी यही होता है, एपोकार्पस बोला करते हैं। क्या सिनकार्पस के तुम्हें यही एग्जाम्पल याद है या और भी याद है? क्या क्रूसीफेरी भी सिनकार्पस का एग्जाम्पल है क्या? क्या क्रूसीफेरी भी सिनकार्पस का एग्जाम्पल है? क्या सोलोनेसी ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिनकार्पस? लिलेसी ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ सिनकार्पस? यस। अरे याद आ रहा है सिनकार्पस एपोकार्पस? नहीं आ रहा कि भाई? हाँ चलिए अब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ओयूल का। ओयूल का स्ट्रक्चर बिल्कुल आंखें भी बंद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी इधर उधर हिलना बंद। एनसीईआरटी में कंट्रोवर्शियल है, एनसीईआरटी में कंट्रोवर्शियल नहीं है, क्वेश्चन आता है जो कंट्रोवर्शियल हो जाता है। कैसे? इधर देखिए ओयूल, तुम अच्छी तरह से जानते हो ओयूल कहाँ मिलता है, ओवरी के अंदर। ओयूल कहाँ मिलता है? ओवरी के अंदर। एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अटैच करने वाला पोरस ना टिश्यू, स्पंज लाइक टिश्यू, दिस इज कॉल्ड टू प्लेसेंटा। और ये है ओवरी की ओर। देखिए हम यहाँ पर ओयूल का डायग्राम बना रहे हैं, हम एक यहाँ पर एक मैच्योर ओयूल का डायग्राम बना रहे हैं। हम यहाँ पर एक मैच्योर ओयूल का डायग्राम बना रहे हैं। सबसे सिंपल टाइप का जो ओयूल मैं यहाँ पहले बना रहा हूँ, ओयूल का टाइप बाद में पढ़ेंगे, पहले ओयूल पढ़ेंगे, एक ओयूल को लेके पढ़ेंगे, ठीक है। ये सबसे सिंपल टाइप का ओयूल बनाया, ठीक है। टाइम लगेगा, मैं 10:20 पे क्लास छोड़ूंगा, 10:20 पर टाइम लगेगा भाई। कोई क्लास छोड़ के मत जाना, अगर कोई जा रहा है तो अभी चला जा, क्योंकि कोई मतलब नहीं होगी फिर इसका। ये यहाँ पर हमने ओयूल बना रहा हूँ सबसे सिंपल टाइप का। इस ओयूल में हम देख रहे हैं एट्रोपस टाइप का ओयूल है, सबसे सिंपल टाइप का ओयूल है। ये जो ओयूल मैं बना रहा हूं ये हमें पॉलीगोनम में देखने को मिलेगा। पॉलीगोनम एक प्लांट है जिसके अंदर इस टाइप का ओयूल हमें देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी में जब भी कोई पोजीशन बेस पर तुमसे पूछा जाए ये कहाँ होगा ओयूल में, ये किसके नीचे होगा, ये किसके ऊपर होगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए पोजीशन के बेस पर, तो तुम्हें इस वाले ओयूल को देखकर ही आंसर देना है। इसको अपराइट ओयूल भी बोला जाता है, सबसे सिंपलेस्ट टाइप का और अपराइट ओयूल बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक?
ये नीचे की तरफ एक डंडी नुमा स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है जो जुड़ा हुआ है प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा जुड़ी हुई है ओवरी की वॉल से। समझ पा रहा है? ये वाला पार्ट लिया हमने कट करके, और ये प्लेसेंटा है। ये जो स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज कॉल्ड टू फ्यूनिकल। ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये फ्यूनिकल ओयूल जो है, ये फ्यूनिकल के जिस पार्ट से जुड़ता है उसको हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम जनरली वही वर्ड आता है जहां पर जॉइंटेड पार्ट होता है या किसी से जुड़ा होता है, उसको हाइलम बोलते हैं। ओयूल का जो बेस होता है, ओयूल का जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं चलाजा, चलाजा एंड। और जो यहाँ पर कोर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। यहां से पोलन ट्यूब एंटर करती है। जो अंदर की तरफ जो तुम्हें स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, एग होता है, सिनर्जिड सेल होती है, एंटीपोडल सेल होती है। डिटेल में पढ़ेंगे। ये है एम्ब्रियोसेक, और ये जो बाहर दिख रहा है यहाँ पर एक पेरेन्काइमेटस सेल होती है जो न्यूट्रिशन देने का काम करती है, इसको हम बोलते हैं न्यूसिलस। तो अभी मैं तुम्हें फोकस करना चाहता हूं तीन चीजों पर, माइक्रोपाइल, चलाजा, तीन, और एक अपना हो गया फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओयूल जहां जुड़ता है वो हाइलम है, और यहां पर पोर लाइक स्ट्रक्चर माइक्रोपाइल है, और ये रहा चलाजा, ये रहा न्यूक्लियस, ठीक है, और ये एम्ब्रियोसेक का। ये सबसे प्रिमिटिव टाइप का है। एनसीईआरटी में जितने भी पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इसी से आएंगे, ये मैंने बना दिया है। अब इससे हम डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, डिटेल स्टडी उससे करेंगे जो जनरली हमें जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के अंदर देखने को मिलता है। जो हमें देखने को मिलता है वो एनाट्रोपस है। यही ओयूल है, ये प्रिमिटिव है, ये अपराइट है, और जो हम स्टडी करेंगे, जिससे हम स्टडी करेंगे वो हमारा एनाट्रोपस ओयूल है, और मेनली एंजियोस्पर्म के अंदर वही मिलता है। लेकिन पोजीशन के बेस पर क्वेश्चन आए तो इसी से आंसर देना है। चलिए अब वो देखते हैं एनाट्रोपस। सब मेरे साथ डायग्राम बनाएंगे। ये एट्रोपस है, आएगा बेटा आगे, अभी तो अपराइट बोल दो इतना काफी है। ये एट्रोपस है। अब हम जो बना रहे हैं वो एनाट्रोपस है, मेनली एंजियोस्पर्म के अंदर, कैप्सुला के अंदर यही मिलता है। ये हमने बनाया एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक के आसपास होता है न्यूसिलस। ये है कवरिंग। ओयूल की कवरिंग को हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। हम बोलते हैं इंटीग्यूमेंट्स। ये इंटीग्यूमेंट, ये फ्यूनिकल है। अब समझने की कोशिश करना बेटा, ये फ्यूनिकल है। जहां से फ्यूनिकल जुड़ी हुई है वो पार्ट है हाइलम। ये हाइलम। ओयूल का जो बेस है वो चलाजा है। अब समझने की कोशिश करना, चलाजा बेस। भैया बेस तो यही है, क्योंकि बेस ये है, इससे देखना है। ये बेस नहीं है, ये तो 90 डिग्री पर मूव कर गया है, ये तो 90 डिग्री पर मूव कर गया है। बेस तो यही है, चलाजा। तो चलाजा की डेफिनेशन जो दी गई है एनसीईआरटी ने, इसको बेस बना के दी गई है, पॉलीगोनम वाले को, एट्रोपस को। तो चलाजा को हम ओयूल का बेस मानते हैं, बेस मानते हैं। एनाट्रोपस देख के घबरा मत जाना, बेस ही है।
ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये माइक्रोपाइल है। दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है। यहां पर जो तुम्हें ये कवरिंग दिख रही है ये इंटीग्यूमेंट्स है, दो इंटीग्यूमेंट्स है, एक आउटर है और एक इनर है। क्लियर बेटा? ये तुम्हें जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पेरेंकाइमेटस सेल से जो फूड का स्टोरेज कर रही है और न्यूट्रिशन देने का काम करेगी, इसको हम बोलेंगे न्यूसिलस। क्लियर बेटा? यहाँ पर अंदर की तरफ हम देखें तो हमें यहां पर अब 90 डिग्री पर घूम गया है, तो जो एक सेल थी, जो सिनर्जिड सेल थी, वो नीचे आ जाती है और वो ऊपर चली जाती है। और ये रहा पोलर न्यूक्लियर और ये रहा एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेक एक हैप्लोइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल गैमेट है। एम्ब्रियो सेक एक हैप्लोइड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फीमेल गैमेट है। एम्ब्रियो सेक एक हैप्लोइड स्ट्रक्चर है और उसके अंदर फीमेल गैमेट्स है। अरे क्या बोल रहा हूं मैं, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, हैप्लोइड स्ट्रक्चर भी बोल रहा हूँ और मेल फीमेल गैमेट भी बोल रहा हूँ। मतलब मेल एक हैप्लोइड स्ट्रक्चर के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, तो क्या इसको स्पोरोफाइट बोलूं या गैमेटोफाइट बोलूं? गैमेटोफाइट। क्या नाम दे दूं उस गैमेटोफाइट का? फीमेल गैमेटोफाइट। अरे क्या नाम दे दूं? फीमेल गैमेटोफाइट। क्लियर बेटा यहां तक? फीमेल गैमेटोफाइट। आप ढंग से सुनना, यह है फ्यूनिकल। ऐसा करते हैं, इसको कल ही करेंगे यार, टाइम लगेगा। 20 बजे से ना, कितने बजे क्लास है तुम्हारी? 10:30 पर है ना? कल करेंगे बेटा इसको, इसको छोड़ो अभी। यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक पढ़ा है, ये मानो यहाँ तक पढ़ा है, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक सिर्फ इतना। ठीक है, पेज नंबर 26 तक की भेजूंगा मैं स्लाइड, है ना? ठीक है, थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। अरे समझ में आया ना आज का?